हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 जो कि 29 सितंबर 2020 को आया है। और ये बात करता है तीन सेक्शंस के बारे में जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो जिसमें है पहला सेक्शन है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ। नेक्स्ट है टीसीएस अंडर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 एच। एंड नेक्स्ट है टीसीएस अंडर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 एफ। तो ये तीनों सेक्शंस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये तीनों सेक्शंस फर्स्ट अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जो है और फर्स्ट पैराग्राफ में बात किया गया है सेक्शन 194 ओ के बारे में। तो सेक्शन 194 ओ जो है वो फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया है और ये सेक्शन अप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से। और ये सेक्शन किसके लिए अप्लीकेबल है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिडक्ट करना है टीडीएस एट द रेट 1%। चूंकि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने टीसीएस एंड टीडीएस का जो भी डिडक्शन है उसमें 25% तक का राहत दिया है। तो अभी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करेंगे तो 0.75% के बेसिस पे उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब ये टीडीएस किस पे डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे कहा गया है ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों। अगर सेल करते हैं ग्रॉस अमाउंट पर डिडक्ट करना है और ये सेल करते हैं थ्रू डिजिटल या आपकी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों सेल करते हैं तो उसकी ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होगा। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है। 5 लाख के ऊपर का सेल होगा तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, जो कि नीचे यहाँ पे है। मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की जब बात करूंगा तो वहां पे आपसे डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं इंडिविजुअल और एचएफ के लिए अगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो। नेक्स्ट अभी बात करते हैं डिडक्शन जो भी डिडक्शन कब किया जाएगा, दैट मीन्स टीडीएस का जो डिडक्शन है वो कब करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज और बोथ टू द अकाउंट ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। दैट मीन्स ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के अकाउंट में जब अमाउंट क्रेडिट हुआ वो वो टाइम, या फिर टाइम ऑफ पेमेंट टू सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। दैट मीन्स ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के अकाउंट में जब अमाउंट क्रेडिट हुआ या फिर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब अमाउंट पे कर रहे हैं विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा उस डेट को टीडीएस कट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 एच। इसका ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया था बट अभी इस सर्कुलर में यहाँ पे दिया गया है तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ये सेक्शन भी फिनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया था और ये भी अप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से। और ये किस लिए अप्लीकेबल है, तो अगर एक सेलर रिसीव करता है अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स। यहाँ पे ध्यान देना है सेल ऑफ एनी गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया गया है। अगर कोई भी सेलर सेल ऑफ एनी गुड्स मतलब गुड्स को बेचकर सेल कंसिडरेशन रिसीव करता है और वो सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर होता है तो उसको डिडक्ट करना है 1% टीसीएस, सॉरी कलेक्ट करना है 1% टीसीएस। और ये सेल कंसिडरेशन जो 50 लाख से ऊपर रहेगा उस 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे ही टीसीएस कलेक्ट करना है। और ये हम कंसीडर कैसे करेंगे, तो द कलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। यहाँ पे आप सेल, हम यहाँ पे जब भी टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो हम सेल के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम अमाउंट रिसिप्ट के बेसिस पे यहाँ पे कलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया है अप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड फॉरवर्ड वेरियस एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑफ सेक्शन 194 ओ एंड द सेक्शन 106 सी एंड 1 एच। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच कोई 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो उसको इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 ओ एंड सबसेक्शन 1 एच ऑफ सेक्शन 106 ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी अप्लीकेबल इन रिलेशन टू। यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से सिचुएशन में ये सेक्शंस अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
or cleared and settled by the recognized clearing corporation, including recognized stock exchange or organized clearing corporation located in international financial service center. That means इस पे applicable नहीं होगा। अभी सेकंड देख लेते हैं, तो ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 21 ऑफ द CERC। इन दोनों पे आप यहाँ पे दो चीजें देख दी गई हैं, इन दोनों पे ये दोनों सेक्शंस अप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन से? 194O एंड 206C सबसेक्शन 1H। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे पे बात करने से पहले हमको पेमेंट गेटवे एक्चुअली समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पेमेंट गेटवे क्या है एग्जैक्टली आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ और कोई सेलर है। सेलर क्या करता है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड सेल करता है मुझे, दैट मीन्स मैं कस्टमर हूँ, और मैं जब पेमेंट करता हूँ तो मैं पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करता हूँ। दैट मीन्स सेलर और मेरे बीच दो पेमेंट गेट, दैट मीन्स दो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पेमेंट आर जनरली फैसिलिटेटेड बाय पेमेंट गेटवे। सो यहाँ पे सेक्शन 194A दो बार अप्लीकेबल हो जाता है। ओके तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल से बताया गया है कि अगर आप गुड्स बाई करते हैं 1 लाख रुपीस का ई कॉमर्स वेबसाइट से जो कि XYZ है, बट जब आप 1 लाख का पेमेंट करते हैं तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करते हैं जो कि ABC है। तो यहाँ पे कौन है जो TDS डिडक्ट करेगा, किसकी लाइबिलिटी होती है TDS डिडक्ट करने की? तो यहाँ पे इस डिफिकल्टी को रिमूव किया है गवर्नमेंट ने और बताया है कि पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194O ऑफ द एक्ट ऑन अ ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स जो पेमेंट गेटवे है वो लाइबल नहीं है, उसको TDS डिडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 194O। यहाँ पे बात किया गया है कि जो पेमेंट गेटवे है उसको रिक्वायर नहीं है सेक्शन 194O में TDS डिडक्ट करने की, अगर TDS डिडक्ट किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा। ठीक है, ऑन द सेम ट्रांजेक्शन हेंस इन द अबव एग्जांपल, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दिया था, अगर XYZ डिडक्ट करती है 1 लाख रुपीस पर सेक्शन 194O में TDS डिडक्ट करती है, तो ABC जो है will not be required to deduct tax under section 194O of the act on the same transaction। और इस फैसिलिटी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए ABC may take an undertaking from XYZ regarding the deduction of tax। ABC जो है वो अंडरटेकिंग लेगा XYZ से कि वो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अप्लीकेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि जो इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस एग्रीगेटर होता है वो फर्स्ट ईयर में ही इन्वॉल्व रहता है, सब्सिक्वेंट ईयर में इन्वॉल्व नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनी केसेस हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में ही इंश्योरेंस एजेंट जो है वो एज अ मीडिएटर, एज अ एजेंट का काम करता है कंपनी और बायर के बीच। उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में एजेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो उस केस में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर इन इंश्योरेंस पॉलिसी। Okay, he would not be liable to deduct tax under section 194O of the act for those subsequent years। That means उस subsequent years के लिए वो liable नहीं है TDS deduct करने के लिए। However, the insurance company shall be required to deduct tax on commission payment if any। जबकि जो कमीशन पेमेंट करती है कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन पे करती है अपने एजेंट्स को, उस पे वो TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल है, वो TDS डिडक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि बेसिकली सबका यही डाउट रहता है कि हम थ्रेशोल्ड लिमिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोनों सेक्शंस के लिए सेक्शन 194O एंड 206C1H के लिए यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 194O के बारे में। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने पहले आपको बता दिया 5 लाख रुपीज का थ्रेशोल्ड लिमिट है, और इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ amount of sale of services or both for triggering deduction under section 194O of the act shall be counted from 1st April 2020।
दैट मीन्स आपको 1 अप्रैल 2020 से ही काउंट करना है। क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2020 से अप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन, इसलिए अगर 1 अक्टूबर 2020 से पहले ही 5 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको 1 अक्टूबर 2020 से 5 लाख के ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन आप करने वाले हैं उस पे आपको टीडीएस कलेक्ट करना है या फिर टीडीएस डिडक्ट करना है। Hence, if the gross amount of sale of services or both facilitated during the previous year 2021, including the period up to 30th September 2021, in relation to such an individual HCF exceeds 5 lakh rupees on the provision of section 194 shall be applied on any sum credited or paid on or after 1st October 2020। नेक्स्ट बात करते हैं 206C सबसेक्शन 1H के बारे में। और ये बेसिकली अप्लीकेबल कैसे है, तो ये रिसिप्ट बेसिस पे अप्लीकेबल है। पहली बात आपको क्लियर करना है कि ये सेल ऑफ, यहाँ पे रिसिप्ट पे ही हमको देखना है, हमको इनवॉइसेस नहीं देखने कि हमने कितना सेल किया है, हमको देखना है कि हमने सेल से रिसिप्ट कितना किया हुआ है। तो ये द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर 1 अक्टूबर 2020। कोई भी कंसिडरेशन 1 अक्टूबर 2020 से रिसीव हुआ है उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स 1 अक्टूबर के बाद से ही ये अप्लाई होगा। सिंस थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपए है तो यहाँ पे कहा गया है कि 50 लाख रुपए जैसे ही क्रॉस करेंगे, और ये कब से कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करना है 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर तक अगर 50 लाख कंप्लीट हो गया है तो 1 अक्टूबर से टीसीएस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है सेलर को। यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर ट्रिगरिंग टीसीएस अंडर सेक्शन अंडर सबसेक्शन 1H of section 106C shall be computed from 1st April 2020. Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more up to 30th September 2020 from the buyer, the TCS under section 1H of section 206 shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020 from the such buyer. That means यहाँ पे अगर आपने कोई एडवांस भी रिसीव किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेल का जो इनवॉइस है वो 1 अक्टूबर के पहले हो या 1 अक्टूबर के बाद हो, अगर आपने कोई भी पेमेंट, अगर आप 50 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो आप कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं 1 अक्टूबर के बाद तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना ही है, अगर आपने आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्लीकेबल ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे नया सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है 206C सबसेक्शन 1F, जो कि मैंने बात किया कि थर्ड सेक्शन ये रहा यहाँ पे है। ओके, ये अप्लाई होगा सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख रुपीज। ये सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए ही है। अगर मोटर व्हीकल का वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो सेक्शन 206 सबसेक्शन 1F यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, और द एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स अप्लीकेबिलिटी गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 1F। यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो 206C सबसेक्शन 1H है वो एक्सक्लूड करता है इसकी अप्लीकेबिलिटी को। दैट मीन्स अगर आप कवर है सबसेक्शन 1F में तो सबसेक्शन 1H आपको लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इट इज रिगार्डेड दैट मीन्स इट मे बी नोटेड दैट द स्कोप ऑफ सबसेक्शन 1H एंड 1F आर डिफरेंट। ये दोनों सेक्शन डिफरेंट है। 1F किस पे है, तो ये बेस्ड है सिंगल सेल ऑफ मोटर व्हीकल पे। सबसेक्शन 1H जो है वो रिसिप्ट, ओवरऑल रिसिप्ट पे बेसिस है। दैट मीन्स ओवरऑल रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर जाना चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं 1F की। तो ये सेल किसके लिए है, ये सेल है कस्टमर के लिए, सिर्फ कस्टमर के लिए, डीलर्स के लिए नहीं। बट जो सबसेक्शन 1H है वो सबके लिए अप्लीकेबल है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सबके लिए, कस्टमर हो या फिर डीलर हो। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिमूवल डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर टीसीएस अप्लीकेबल है सबसेक्शन 1H में तो आप 1F के लिए अप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर आप फॉल करते हैं सेक्शन 1H में तो सेक्शन 1F अप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर आप सबसेक्शन 1F में फॉल करते हैं तो सबसेक्शन 1H आपको अप्लीकेबल नहीं रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था कि एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सेल तो कर दिया है बट सेल रिटर्न्स है, डिस्काउंट है या फिर कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस है लाइक जीएसटी है, तो हम उसका एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है कि जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C है वो रिसिप्ट बेसिस पे काम करता है।
तो रिसिप्ट ऑफ अमाउंट सिर्फ आपको देखना है, आपको कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं देखने हैं। आप जो अमाउंट रिसिप्ट कर रहे हैं उसी अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेसिडेंशियल एयरलाइंस। तो यहाँ पे कहा गया है सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट shall not apply on the sale consideration received for fuel supplied on non-resident airlines at airport of India। तो आई होप ये आपको गाइडलाइंस सारे समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।